मेरे मित्र, जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो हम सबों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरुजी ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो आप सभी बड़े ही सरल शब्दों में अपने माइंड में रख सकते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है वो फिर से नीचे आ जाता है। आप क्या कहते हो कि गुरुजी जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे इसलिए आ जाता है क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। भाई मेरे, जब भी कोई चीज़ को कोई दूसरा चीज़ आकर्षित करेगा तो वो क्या करेगा, आप कहेंगे एक प्रकार का बल लगाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ये बताओ कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस प्रकार का बल है, कमज़ोर बल है या फिर आपका एक मजबूत बल है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, एक प्रकार का कमज़ोर बल है। क्या है, कमज़ोर बल है। और क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, जो क्या है, एक प्रकार का कमज़ोर बल है। मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की नेचर होती है, वो हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा आकर्षण वाला होता है। कैसा होता है, हमेशा आकर्षण वाला होता है, यानी कि इसमें दो वस्तुएं आपस में अट्रैक्ट होती है, कभी भी रिपेल नहीं होती है। तो आपको ये भी अपने माइंड में रखना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका नेचर हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन वाला होता है, रिपल्सन वाला कभी नहीं होता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने माइंड में रखिएगा। तो अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण को तो हमने समझ लिया, बड़े ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और क्या है, कमजोर बल है जिसकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, तो आकर्षण वाली होती है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये बताओ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में ही लगेगा या फिर हर जगह लग सकता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसके बीच लगता है, तो दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किसके बीच लगेगा, तो हमेशा माइंड में रखेंगे दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, यानी कि दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच में लगेगा। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच लगेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो द्रव्यमान युक्त यानी कि दो मासेबल ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण होता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्या कह सकते हैं कि दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण होता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि गुरुत्वाकर्षण के लिए तो हम लोग एक लॉ भी पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं सर। तो आप सभी पहला चीज़ ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के लिए जो हम लोग सार्वभौमिक नियम पढ़ते हैं, ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहते हैं, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी ध्यान में रखना कि गुरुत्वाकर्षण के लिए सार्वभौमिक नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आप कहेंगे कि गुरुजी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम में क्या बताया था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन ने बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि आपका ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, मान लेते हैं ये दूरी हमारा क्या है, r है। न्यूटन ने क्या बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, माना कि हमारा एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित है, और इसका मास कितना है, तो एक का मास m1 मान लिया है और एक का हमने m2 मान लिया है। तो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक या सार्वत्रिक नियम के अनुसार, इस दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण वाला बल होगा, इस दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण वाला बल होगा वो इस दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा।
यानी कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक या सार्वत्रिक नियम के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारा m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, इसके बीच में जो आकर्षण वाला बल होगा वो किसके समानुपाती होगा? तो दोनों के ही द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। हम लोग क्या कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2। और साथ ही फिर उन्होंने क्या बताया, और जो यहाँ पे आकर्षण बल होगा वो इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस दोनों के बीच में दूरी कितना चला? r, और इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ये क्या हो जाएगा? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। क्या हो जाएगा? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। यही क्या है? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। इसको आप लैंग्वेज में भी कह सकते हो। क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि दो वस्तु अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हुआ रहे तो उसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा या जो आकर्षण वाला बल होगा वो उस दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपको इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं याद रखना है एग्जाम पर्पज से, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है एग्जाम पर्पज से। डेफिनेशन आपके माइंड में आसानी से सेट रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो निचोड़ क्या है सार्वत्रिक नियम का? तो निचोड़ है सार्वत्रिक नियम का कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गुरुजी इसका LHS और इसका LHS बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक F को बाहर कर लेते हैं और बराबर का साइन दे देते हैं। आप कहेंगे गुरुजी अगर बराबर का साइन देंगे तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना होगा, बिल्कुल हटाना होगा। चलिए, और ये प्रोपोर्शनल साइन जब हम लोग हटाएंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए आपको एक नियतांक लिखना होगा और वो नियतांक हमारा क्या है? कैपिटल G। क्या है? कैपिटल G। इसको भी डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल साइन के बदले क्या लिख दिया? कैपिटल G लिख दिया। अब क्या है तो गुरुजी फोर्स जो है वो दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। ये क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2। अब बटा क्या हो जाएगा सर? तो सर फोर्स जो है दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बटा r² हो जाएगा। भाई मेरे यही क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला है। क्या होता है? तो F इक्वल टू G m1 इंटू m2/r²। क्या होता है सर? F इक्वल टू G m1 इंटू m2/r²। आप कहेंगे चलो सर गुरुत्वाकर्षण बल तो हमने समझ लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको भी समझ लिया, इसका नियम जो है वो किसने दिया और नियम क्या है इसको भी समझ लिया। लेकिन ये बताओ कि ये जो है यहाँ पे आपने G लिखा है ये क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसको क्या बोला जाता है? इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है यानी कि जो आपका कैपिटल G है ये क्या होता है? हमेशा एवं हर जगह, हमेशा एवं हर जगह कांस्टेंट होता है यानी कि नियत रहता है। अपने माइंड में आप इस चीज़ को सेट कर लेंगे कि कैपिटल G का मान आप कहीं पे भी चले जाएंगे और कोई भी सिचुएशन होगा इसके G के वैल्यू में या इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल G का वैल्यू किसी भी जगह पे किसी भी टाइम में चेंज नहीं होगा, ये हमेशा नियत होगा, तो आप ये बता दो कि इसका वैल्यू कितना था। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका G है इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। क्या कहेंगे कि G का जो वैल्यू है वो कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू है जो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो G की वैल्यू आप यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कह रहे हो, ये वैल्यू किसने बताया था? तो आप ध्यान में रखना कि ये वैल्यू जो है ये हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी की वैल्यू जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई, आप कहेंगे हेनरी कैवेंडिश के द्वारा बताई गई। जबकि गुरुत्वाकर्षण के लिए जो सार्वत्रिक नियम है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, आप कहेंगे न्यूटन के द्वारा दिया गया। मेरे मित्र, एक और चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुरुजी जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन आपके एग्जाम में पॉइंट के कुछ अंक बाद तक भी क्या कर लिया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप कहेंगे ये चीज़ कैसे याद रहेगा, तो ध्यान में रखेंगे कि जी का जो वैल्यू होता है, जी का जो वैल्यू होता है हम लोग कितना लिखते हैं 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो चला आप ये वैल्यू भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में पॉइंट के कुछ अंक बाद तक जी का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप देख लेंगे कि आपके जिस ऑप्शन में 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 होगा उसको आप टिक कर देंगे। ऐसे नॉर्मल ये वैल्यू आप अपने माइंड में रखेंगे हमेशा और आप सबों को याद भी रहता है। लेकिन एग्जाम में दशमलव के 2-3 अंक बाद तक का वैल्यू पूछ लिया जाता है तो सर वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप कहेंगे चलो सर गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको भी हमने समझ लिया कि इसका वैल्यू इतना होता है, यूनिट ये होता है, किसके द्वारा बताया गया, तो आप कहेंगे हेनरी कैवेंडिश के द्वारा बताया गया, जो हमेशा क्या होता है, नियत होता है, इसमें कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे मित्र, अब आपको यहाँ पे 2-3 और छोटा छोटा कंसेप्ट समझना होगा। पहला कंसेप्ट क्या है कि आपने यहाँ पे बोला कि गुरुजी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2, इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुजी अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरे के समानुपाती होती है तो कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और कोई एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गुरुजी अगर वस्तु के द्रव्यमान को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, वस्तु के द्रव्यमान को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो वस्तु के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। द्रव्यमान घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, घट जाएगा। और इसी तरह से आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। मतलब साफ है कि अगर दूरी को कम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, दूरी को कम किया जाएगा, तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे बढ़ जाएगा। और अगर दूरी को क्या कर दिया जाएगा, बड़ा कर दिया जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा दूरी होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आप कहेंगे उतना ही कम होगा। तो ये 2 पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को इंक्रीज कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, और अगर दोनों ही वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा दिया जाए गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा, और अगर दोनों ही वस्तु के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आप कहेंगे बढ़ जाएगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा एक और बहुत ही बेहतरीन सा की पॉइंट, और वो की पॉइंट क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी F इक्वल टू फॉर्मूला होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू फॉर्मूला होता है G m1 इंटू m2/r स्क्वायर। तो अगर आपका 2 मासेबल ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये 2 मासेबल ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि इसका मास 1 kg है और इसका भी क्या है 1 kg है, और ये एक दूसरे से क्या है 1 मीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। इस दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी फार्मूला में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ध्यान देंगे कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मास कितना है, तो गुरुजी मास तो आपने 1-1 केजी लिया है तो 1 इंटू 1 कर देते हैं। अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी आपने इसके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर माना है तो सर 1 का स्क्वायर कर देते हैं। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 1 गुना 1 अब बटा 1 स्क्वायर, सबका वैल्यू कितना 1। मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे एक हम लोग ना लिखें तो क्या कह सकते हैं, F इक्वल टू जी। लेकिन कब कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि जब दो एक एक केजी का वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, जब दो एक एक केजी का वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उसके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, आप कहेंगे 6.67 इंटू 10⁻11। और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक में न्यूटन लगा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और दोनों का द्रव्यमान 1-1 केजी हो, तो इसके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन होगा। कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन होगा। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट सा बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होता है, वो किसके बराबर होता है। आप सभी इस चीज़ को लिख लेंगे सर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सर कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, तो आप याद रखना कि mgh माइनस mghi के बराबर होगा। क्या होगा, hf माइनस mghi के बराबर होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ग्रेविटेशन का जो एक बेसिक कंसेप्ट था वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। मेरे मित्र, इससे संबंधित आपका लगभग 16 से 17 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 15 क्वेश्चन हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, जो आपको इस बेसिक से टॉपिक से पूछा गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। मेरे मित्र, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जिसके संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है आपका कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक, और दूसरा स्टेटमेंट है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे आनुपातिक। और आपको बताना है कि केवल बी सत्य है जबकि ए असत्य है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों असत्य है। तीसरा है केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। और चौथा है ए और बी दोनों सत्य है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जब भी हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक होती है या फिर समानुपातिक होती है, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस हिसाब से तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है, ये तो सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक नहीं होती है, क्या होती है, सीधे व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में इसका जिक्र किया हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, और आपका चौथा ऑप्शन है न्यूटन केजी पर मीटर। क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। या हम लोग इसी को कैसे लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर
और kg टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि केजी टू दी पावर -2। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है गैलीलियो गैली, दूसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। बताइए ना बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है ये न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के लिए वैल्यू है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी न्यूटन साहब जो है वो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद हैं और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल और मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। ऑप्शन है गति बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है लघु रेंज बल। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पहले ही बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक प्रकार का कमजोर बल यानी कि क्षीण बल होता है। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 6.6734 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 6.67408 × 10⁻11 मीटर क्यूब। बात ही नहीं करना है सर, मीटर क्यूब दिया हुआ है तो ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। आपका पहला ऑप्शन भी क्या है सर? गलत है, क्योंकि मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया हुआ तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है वैल्यू सेम रहने से। आपका तीसरा ऑप्शन है 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अब फिर से पर केजी स्क्वायर हो जाएगा अगर इसको हम लोग सही से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखा जाएगा तब तो ये सही होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे -2 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी गलत हो जाएगा। यही चीज़ हमको कैसे लिखा हुआ होना चाहिए? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब फिर क्या? तो केजी टू दी पावर -2। ये क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या है? गलत है। आपका चौथा ऑप्शन है 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे चौथे ऑप्शन में जो यूनिट दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। क्या होता है वैल्यू? आपने बताया है कि दशमलव के 2-3 अंक बाद तक हमको याद रखना है। तो 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे यूनिट तो ऐसे लिखेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है उनके बीच की दूरी, आप कहेंगे गुरुजी निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणनफल, आप कहेंगे गुरुजी इस पे भी निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय स्थिरांक, आप कहेंगे गुरुजी इस पे भी निर्भर करता है। आप कहेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं कि निर्भर करता है? भाई मेरे, आपको अभी जस्ट मैंने बताया है कि F = फॉर्मूला होता है Gm1 × m2/r²। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इस सभी पे क्या करेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करेगा। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि उनके द्रव्यमान के योग के। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के योग पे डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान के गुणनफल पे डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। आप कहेंगे दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है गुरुत्व बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल 2 के गुणन में कम होगा और चौथा ऑप्शन है गुरुत्व बल 4 के गुणन में कम होगा। आप कहेंगे गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई मेरे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तब हमारा नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर दो वस्तु के बीच में दूरी कितना होता है, r होता है, देन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो आप कहते हैं F=G m1 × m2/r²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो दोनों वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग दोगुना कर दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि r' क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करा, तो दूरी को दोगुना कर दिया। चला यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा F=G m1 × m2 अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे r के जगह 2r का स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, G m1 × m2 अब बटा 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये 4r² हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्या हम इसी चीज़ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 × G m1 × m2/r²। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे मित्र। ये G m1 × m2/r² क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी जब दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, r, तब हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है, इतना के बराबर है। तो क्या हम लोग यहाँ पे जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा F' ही इसको हम लोग मान लेते हैं। तो F' क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 1/4 तो होगा ही, और साथ ही ये हमारा क्या है, तो जब दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, r, यहाँ पे 1/r क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पुराना वाला गुरुत्वाकर्षण बल। आप क्या देख रहे हैं कि जब दोनों ही वस्तु के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है तो जो नया आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जा रहा है, तो गुरुजी वो कम हो जा रहा है। क्या है, ये आपका 1/4 है, तो ये F/4 ना हो जाएगा। यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है, यानी कि 4 के गुणन में कम हो जा रहा है। आपके किस ऑप्शन में 4 के गुणन में कम लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि गुरुत्व बल 4 के गुणन में कम होगा। ये क्या है सर, सही आंसर है। तो सर आपके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों ही वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसका क्या होता है, तो गुरुजी विपरीत अनुपातिक होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। आप कहेंगे कि गुरुजी उनके बीच जो दूरी है उसके वर्ग का विपरीत अनुपातिक है। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। आप कहेंगे दोनों ही के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो देख लीजिए कि आपके पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में है उनकी ऊंचाइयों के गुणक। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आपका दूसरा है उनके आयतनों के गुणक। आप कहेंगे गुरुजी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है उनके द्रव्यमानों के गुणक। आप कहेंगे गुरुजी यही सही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला आपका स्टेटमेंट है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू हमेशा और हर जगह क्या होता है, नियत होता है। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दूसरा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन है। आप कहेंगे गुरुजी इसको सही माने या गलत माने, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वस्तु को
एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखा जा रहा है, जबकि दोनों ही वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो गुरुजी कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले दो द्रव्यमान, यानी कि m1 हमारा कितना 2 kg, m2 हमारा कितना 2 kg। तो हम क्या करते हैं, बल निकाल के देख लेते हैं। g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 लेंगे, और साथ ही आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा m1 इंटू m2, तो 2 इंटू 2 बटा r स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे और भाग करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा सर, हम लोग सीधे 2 दूना 4 लिख देते हैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 7 चौका 28 और 6 चौका 24 दू 26 और फिर 6 चौका 24 दू 26, हाँ, 0.2 अंक बाद है आपका, तो सर यहाँ पे डाल दीजिए इंटू 10⁻11 लिख दीजिए। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे दूसरे स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्र मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन होगा, वो भी क्या है, तो बिल्कुल ही सही है। यानी कि आपका स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है। नेक्स्ट है आपका कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप कहेंगे गुरुजी ये भी सही है। और आपका चौथा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। आप कहेंगे इसको कैसे मानेंगे कि गलत है या सही है, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि दोनों ही वस्तुओं के बीच जो दूरी है अगर उसको आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। आप कहेंगे इसको कैसे चेक करेंगे, आसानी से चेक कर लेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा है कि F इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि r/2 कर दिया जाए, तो जी m1 इंटू m2 अब बटा क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। ध्यान देंगे कि जी m1 इंटू m2 अब बटा ये हो जाएगा r²/4। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे जी m1 इंटू m2 बटा r², ये 4 क्या हो जाएगा, तो गुरुजी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों ही वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा, तब जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो गुना 4 है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही वस्तु के बीच होगा वो क्या होगा, तो गुरुजी 4 गुना हो जाएगा। जबकि आपके स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। आप कहेंगे गलत है, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला mgHf माइनस mghi लिखते हैं, और इसको हम लोग सेंटेंस के रूप में क्या कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अंतिम ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, वो क्या होगा mgHf, और जो आरंभिक है वो क्या होगा, आप कहेंगे mghi। दोनों का क्या है, अंतर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे फॉर्मूला पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य के लिए फॉर्मूला होता है, तो आपके ऑप्शन में ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा। और अगर स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा तो आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ रहेगा कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि F इक्वल टू GM इंटू एम बटा डी स्क्वायर सूत्र में G को क्या कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी इसको तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है, और पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा। आप कहेंगे अभी ये बताए हैं कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, दूरी घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा।
तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में कम हो जाएगा लिखा हुआ है। आप कहेंगे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है बढ़ जाता है, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कम हो जाता है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा ध्यान में रखना है कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम जाएगा, और अगर दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। आप इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है। आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, पहले ही आपने बताया था। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, आप कहिएगा चौथे ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कि वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। आप कहेंगे गुरुजी हम सभी जो पृथ्वी पे आसानी से चल पाते हैं या हम सबों को जो पृथ्वी से बांधे रखता है वो बल क्या है? आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला ऑप्शन सही है। आपका दूसरा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। आप सबों को मालूम है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? तो सर चंद्रमा मूव करता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे मान लें? तो भाई मेरे पृथ्वी आपका ग्रह है, और ग्रह के चारों ओर जो पिंड गति करता है उसी को क्या बोला जाता है? उपग्रह। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? आप कहते हैं चंद्रमा। तो जाहिर सी बात है कि आपके दूसरे ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। और आपका तीसरा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। और आपका चौथा ऑप्शन है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमेगा या फिर चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी घूमेगा? आप कहेंगे गुरुजी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमेगा, जबकि आपके चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो जो चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण का एक डर था आप सबों के मन में, वो पूरी तरह से अब मिट गया होगा। और अब आपको गुरुत्वाकर्षण से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये रिवीजन सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।